बहुत से स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको आईपी यूनिवर्सिटी बोलो या फिर आईपीयू बोलो या फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू बोलो, एक ही बात है। नाम को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के बीएड के डिटेल प्रोसीजर पर आऊं उससे पहले थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान लो। सिंस ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में लोकेटेड है तो ऑफन लोग इसको कंफ्यूज करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर से कंपेयर करके या कुछ उस तरह से समझने को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज तो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड होता है, हरियाणा में हरियाणा बीएड होता है, बिहार में बिहार बीएड होता है, तो उसी प्रकार आप दिल्ली में एक तरह से मान लो कि दिल्ली गवर्नमेंट की यही मेन यूनिवर्सिटी है जो बीएड कराती है। तो आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर का डिटेल दिल्ली बाइट्स पर देखा होगा। अगर नहीं देख रखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डी यू बी एड 2021 करके प्लेलिस्ट होगा। सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे जो कि बहुत ही डिटेल तरीके से वन ऑफ द बेस्ट ऑन द इंटरनेट जो एक्सप्लेन किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग। तो इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है एंड इट वाज स्टेबलाइज्ड इन 1998। ठीक है, और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीआईई है वो 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद से स्टेबलाइज्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप लोगों को एग्जाम में अभी क्वेश्चन के तौर पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली में है डीयू वगैरह हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर परस्यूइंग बीएड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, तो किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में उसके होने चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और उसने मास्टर्स कर रखा है, तो अगर उसके मास्टर्स में 50% मार्क्स हैं तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा। आई मीन बैचलर और मास्टर्स की डिग्री कंपलसरी नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसी पर सब अप्लाई करते हैं। कोई ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और उसने एमए कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, तो वो या फिर एमएससी कर रखा है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म भर सकता है अगर उसने मास्टर्स में 50% स्कोर कर रखा है। बाकी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल डोमेन से आता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए उनके ग्रेजुएशन में। तो बेसिकली आप बीएड कहीं से करो, आईपी यूनिवर्सिटी भी एनसीटी के गाइडलाइंस पर ही काम करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इंडिया में जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होता है या फिर जो भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं वो एनसीटी ही बनाती है। तो यूनिवर्सिटी की मान्यता या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज के मान्यता को लेकर किसी भी कैंडिडेट के माइंड में कोई डाउट नहीं उठना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स कब आते हैं, जो भी क्वेरीज इश्यूज होंगे, अगर वन लाइनर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने इंस्टाग्राम पर उसको सॉर्ट आउट करूं, और जो भी अपडेट्स होंगे स्टोरीज में आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अभिलाष सिंह करके चैनल का आपको लिंक दिया होगा जहां पर आप जा सकते हैं। आने वाले समय में आपको वहां पर एजुकेशनल वेबिनार्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन बुक रिव्यूज एटसेट्रा, देयर आर सेवरल अदर स्टफ दैट यू विल फाइंड टू सी ओवर देयर। ओके, सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। देखिए, ये पेपर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा पेपर होगा, किस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ये ओल्ड फॉर्मेट है। ऑनलाइन कहीं भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, जैसे मान लीजिए आपने गूगल या यूट्यूब पर कहीं सर्च करते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये बात पता नहीं है और वो ओल्ड फॉर्मेट वाला ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चेंज हो गया है, नोट कर लीजिए, ये चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं होता है कि पेपर 3 आवर का हो और 150 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है। ये 2020 के पहले होता था। 2020 से पेपर इस फॉर्मेट में आने लगा है, पेपर ऑनलाइन होगा। और यहां आप एक चीज नोट करो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश से ये डिफाइंड है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो दिस व्हाट मेक्स इट इजियर फॉर अ कैंडिडेट टू क्वालिफाई
आईपीयू बीएड एग्जाम, क्योंकि दिल्ली बाइट्स पर आपको डीयू बीएड के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में मिलेगा, तो वहां पर आपको पता चलता है कि नहीं यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जो है पेपर का स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता, वो कुछ भी पूछते हैं, लेकिन उस हिसाब से आईपी में थोड़ा सा डिमार्केशन है कि किस तरह का पेपर देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ, क्या है ना, टू बी प्रिसाइज यूनिवर्सिटी ये क्लैरिफाई नहीं करती है कि एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन ही पूछेगी इंग्लिश की या 40 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग का। ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको वेरी करने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये प्रॉस्पेक्टस है, देखिए मैंने स्क्रीन शॉट अटैच कर रखा है, तो वो कुछ इस तरह मेंशन करते हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 15% होंगे, रीजनिंग के 40%, जनरल अवेयरनेस के 25%, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20%। तो है क्या कि आप इसको 100 क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो 150 क्वेश्चन के हिसाब से भी पेपर दे सकते हैं आपको। तो इसको लेकर वो क्लियर कट डिमार्केशन नहीं देती है यूनिवर्सिटी। लेकिन हाँ, अभी आप मान के चलो कि प्रोबेबली इस साल लास्ट ईयर का नॉर्म ही फॉलो होगा, जो कि जनरल कॉम्प्रिहेंशन 15%, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 40% क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25% क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 100 आप देखोगे तो आपको इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करने होंगे। कॉम्प्रिहेंशन होता है बहुत ईजी आता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछते हैं, और आईपी में टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक ठाक कवर किया जा रहा है। लगभग जो है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिल रहा है। एग्जाम ऑनलाइन होगा। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2 आवर 30 मिनट का हुआ था, 150 मिनट का पेपर हुआ था टोटल, 2 आवर 30 मिनट्स। ईच क्वेश्चन वॉज ऑफ 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग थी -1। इसको लेकर भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा 12th के बाद पास किया हुआ है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो सर क्या मेरा बीएड 4 साल का होगा, या पीजी वालों के लिए 1 ईयर का होगा, और या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी नॉर्म्स आए हैं उसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीएड का प्रोग्राम टाइम आईपी यूनिवर्सिटी में 2 ईयर्स ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टैंडर्ड मानूं तो यहाँ पर एग्जाम्स ना एनुअल मोड में होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द बीएड वाले प्लेसेस पर, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअल मोड है बीएड का, और यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी में जो है बीएड के पेपर या बीएड का जो करिकुलम है वो सेमेस्टर बेस्ड पर डिजाइन है, हर 6-6 महीने पे एग्जाम्स और पेपर्स होते हैं। अब आता है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि नहीं। बिल्कुल आप एलिजिबल हो, अगर इस साल आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं उनको एज लिमिट को लेकर डाउट होता है, तो देखिए लोअर एज लिमिट कोई नहीं है। लोअर एज लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है ना, तो टू बी वेरी क्लियर, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या इस ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो आपकी एज कुछ भी हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। और रही बात अपर एज लिमिट की, तो देखिए उस तरह कुछ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये एज लिमिट्स ना बेसिकली जॉब लेने के लिए बहुत क्लियर कट डिफाइंड होता है। एजुकेशन लेने के लिए कोई एज का डेफिनेशन उस तरीके से डिफाइंड नहीं है। कुछ 2-4 कोर्सेज को छोड़ दिया जाए, या कोई यूनिवर्सिटी एकदम इस बात को फोकस करते हुए अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करे, तो फिर डाउट उठता है कैंडिडेट्स के माइंड में कि सर यहाँ से क्या बीएड रेगुलर होगा, प्राइवेट या डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ से अगर आपको बीएड करना है तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड में ही आईपीयू से बीएड होता है। प्राइवेट से बीएड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस से भी नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर क्लासेस कैसी होती हैं? देखिए मेजॉरिटी ऑफ द आईपीयू की कॉलेजेस क्लासेस वगैरह कराते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है, और ऑलमोस्ट 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, और इसका वर्किंग आवर ऑलमोस्ट 10 AM से 4 PM होता है। ये फ्लक्चुएट करता है, बहुत जगह 9 बजे भी शुरू होता है, 5 बजे भी खत्म होता है, ये डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज टू कॉलेज। अब हम देख लेते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। देखिए आईपीयू में सिलेक्शन थोड़ा ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आईपी में टोटल 24 कॉलेज हैं। सभी कॉलेजेस में 100-100 सीटें हैं, 24 कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं, तो टोटल 2400 सीट हो गए। तो ये नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। इसमें से देखिए अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में ये डिबेट होता है कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है। तो देखिए उस तरह आप डिफाइन मत करिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है। देखिए जॉब के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाऊं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट ट्रेनिंग देके चीज़ों को समझा रहा है और सिखा रहा है। ठीक है, ये बातें बहुत अब छोटी हो चुकी हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है। उसके बाद भी अगर मैं आपको 4-5 अच्छे कॉलेजेस इसमें बताऊं तो सबसे टॉप पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT। तो ध्यान रखिएगा आपकी आईपी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो बेसिकली एक ही है SCRT, ठीक है। बाकी के सभी आईपी के कॉलेजेस प्राइवेट हैं
और यही रीज़न है कि आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करना बहुत ही थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ऑन द अदर हैंड आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ीस देखोगे एनुअल तो 5,000 या 7,000 रुपये ऐसे है, 5,000 और 8,000 रुपये है। ठीक है, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तो मेरा फीस लगा था 5,000 रुपये मेरे टाइम में, और अभी भी 5,000 रुपये है। ऑन द अदर हैंड आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको गवर्नमेंट वाला मिल जाता है, एससीईआरटी भी मिल जाता है, तो भी लगभग आपको 60 से 70,000 रुपये आपके खर्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो भी जो है 60 से 70,000 का फीस लग जाएगा। और बाकी के सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट आप मान लो कि 80,000 90,000 लगभग इसके अराउंड ही फी होगा, उससे कम नहीं है। तो सबसे टॉप पर आप रैंकिंग के हिसाब से चलोगे तो एससीईआरटी कर लो, फिर लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ गर्ल्स का इंटेक होता है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद महाराजा सूरजमल, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, सूरजमल इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ आईपीयू। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो गुरु रामदास, गुरु नानक, गीता रतन भी अच्छा है। तो ये 4-5 कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के जो अच्छे माने जाते हैं। बाकी का ये क्वेश्चन उठता है कि सर मुझे दूसरा मिल रहा है तो क्या वहाँ से करना ठीक होगा। देखिए, बाकी के कॉलेजेस को अगर आपको लेना होगा, मान लीजिए आपका एडमिशन होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में कौन से लोकेशन के हिसाब से आपका कॉलेज ज़्यादा बेहतर सेट बैठ रहा है। ठीक है, लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। फिर किसका फ़ी कितना है, क्योंकि ऊपर के अगर 4-5 कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी के आईपीयू के सभी कॉलेजेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। उनमें रैंक आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है। एससीईआरटी, सूरजमल, गीता रतन, गुरु नानक कॉलेज, गुरु रामदास और लीलावती गर्ल्स के लिए है। तो वहाँ अगर इन कॉलेजेस को छोड़कर बाकी के कोई और कॉलेज आप ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट सब इक्विवेलेंट है। वहाँ पर आप लोकेशन के हिसाब से देखिए, फ़ी के हिसाब से देखो, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखकर जो है आप उन कॉलेजेस को फिल करना। बाकी का, सिंस मैं एक करियर काउंसलर भी हूं, तो इन कॉलेजेस को लेकर मैं थोड़ा आपको जॉब का पर्सपेक्टिव समझा देता हूं। पहला चीज़ तो आप ये देख लो कि सर कितने नंबर पे सिलेक्शन आप लोगों का हो सकता है। तो अगर आप आउट ऑफ 100, ठीक है, अगर आप 82 क्वेश्चन सही करते हैं, मान लो आप 82 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 80 एंड अबव कर दिया, तो आपके टॉप 10 में आपका रैंक आ जाएगा मान लो। और अगर आप 75 क्वेश्चन तक लगभग सही करते हो तो आप मान लो टॉप 25 में आपका रैंक आ जाएगा। अगर आप लगभग मान लो 65 to 68 क्वेश्चन करते हो तो टॉप 50 में आपका रैंक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग समझना, कैंडिडेट्स अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी रैंक 30 आती है ना, तो कई बार उनको लगता है कि सर मेरा तो 30 रैंक आया था, मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था। देखिए, एक रैंक पर ना बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे जैसे आप लोअर साइड में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके नंबर कम होंगे, तो एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मान लो 30 रैंक पर जो है 10 बच्चे हैं, तो उन 10 को का तो एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग में। तो इसीलिए टॉप 100 के बीच में अगर आपको रैंक लाना हो, टॉप 100 में आपको रैंक लाना हो, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप मान के चलो कि आप 70 से 75 क्वेश्चन करते हो, तो आपका कह सकते हो कि मतलब आप 70 क्वेश्चन तक करते हो, आप अपने आप को टॉप 100 में मतलब देख सकते हैं। 65-70 क्वेश्चन आप करते हो तो टॉप 100 में आप आ जाओगे। और वही पेपर, जैसे मान लो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान लीजिए कि 100 इंटू 4 400 का पेपर होता है, तो लगभग 340-50 नंबर वही आता है, तो आप टॉप 10 में आ जाओगे। उसके बाद मतलब 250 से आई थिंक 280 से 300 नंबर या 250 नंबर तक आपके आते हैं, तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा आईपीयू में। तो बेसिकली है क्या कि पेपर स्ट्रक्चर और इसमें सिलेक्शन लेना उतना कठिन नहीं है। मार्क्स मतलब आप थोड़ा भी पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। फिर आता है कि जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, कि सर कौन से कॉलेज से जॉब का क्या सीन है, क्या नहीं सीन है। देखो, पहले चीज़ तो ये आप समझ ले जाओ कि जॉब को लेकर ना ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो आपका सिलेक्शन करा देगा। टॉप कॉलेज में भी आप हो, मान लो आप एससीईआरटी में हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो पता चलेगा कि अगर 40 बच्चों का 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 50 का नहीं हुआ, तो आप कौन से लिस्ट में हो आपको नहीं पता है। कोई कॉलेज जिसको आप अच्छा नहीं समझते हो, मान लो उस कॉलेज ने सिर्फ 25 बच्चों का ही प्लेसमेंट कराया, तो आप मान लो उस टॉप 25 में हो। ठीक है, तो पहला चीज़ तो प्लेसमेंट इन कॉलेजेस से होता नहीं है, लेकिन अगर आप बीएड करके गए हुए हैं आईपीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दो आप, मतलब आईपीयू से अगर आप बीएड करके गए हैं तो मतलब ठीक ठाक आपको जॉब मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि बात वही उठती है कि सर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। देखो, मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब का तो स्ट्रक्चर वो टोटल है, कहीं से भी आप बीएड करके लाओ, लोग जो है लाख लाख रुपए देकर सीधे डिग्री ले रहे हैं, और उसके बाद आप अपना वो जो ऐसे भी एग्जाम्स को मैनेज कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो वहाँ किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये चीज़ आप नोट कर लो कि प्राइवेट में जॉब केवल और केवल स्किल के बेसिस पर मिलता है, किसको कितना अच्छा काम आता है। अगर आपको काम अच्छा आता है तो योर एम्प्लॉयर विल रन फॉर यू। ठीक है, आपको जॉब देने वाले लोग पीछे भागेंगे, भाई ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ से छोड़ ना दे,
काम नहीं अच्छा आता है तो आप हर वक्त आपको टेंशन रहेगा जॉब बचाने की। तो अब सवाल है, ये क्वेश्चन यही है कि ये स्किल कैसे इंप्रूव होगा कि एम्प्लॉयर मेरे पीछे भागे कि मैं इस तरह से सीख कर लर्न कर लूँ। उसका सीधा तरीका यही है कि आप बस इतना इंश्योर करिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो बीएड ठीक से कराता है कि नहीं, क्लासेस उनके यहाँ रेगुलर चलती हैं कि नहीं, ट्रेनिंग ठीक से होता है कि नहीं। क्योंकि आप इतना मान के चलो कॉलेज टॉप है नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस कॉलेज में आपको जा रहे हो जो भी बीएड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको सिखा रहा है कि नहीं। अगर उसमें आप परिपक्व हो गए हैं, आप सीख गए हैं, तो फिर मतलब इजीली दिल्ली में आपको 50,000 तक का जॉब के किसी स्कूल में कोई इशू नहीं आने वाला है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर बुक्स कहाँ से लें, क्या प्रिपेयर करें। देखिए जैसे आप लोगों ने मेरा ड्यू बीएड वगैरह का वीडियोस देख रखे हो कि मैं बुक्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। एकेडमिक एग्जाम में क्या होता है कि हाँ टीचर्स का टारगेट होता है मैक्सिमम बच्चों को पास करना है, कोई बच्चा फेल ना हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टारगेट होता है कि मैक्सिमम बच्चे को फेल करना है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड सीट होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस उठा के बस टॉपिक देखना होता है कि क्या क्या ये टॉपिक पूछ रहे हैं। अब उन टॉपिक्स को आप किसी भी बुक से पढ़िए। अब खास करके पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर, फॉर्मेट चेंज हुआ है और मार्केट में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर और बुक्स आते हैं वो टोटल ओल्ड स्टैंडर्ड और फॉर्मेट्स पर हैं, जो कि रीसेंट ऑनलाइन एग्जाम के जो डिमांड्स हैं, जो पेपर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो उस पर बेस्ड नहीं आया हैं या फिर वो उस तरह के नहीं बने हुए हैं। तो बुक्स को लेकर आप थोड़ा आपको संजीदा रहना होगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। आप सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस जिस तरह के पूछ रहे हैं उनको आप नोट कर लो। मेरा आपको ये सजेशन है कि कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को किस बुक से पढ़ना है ये चीज आप देख लो। दैट विल बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रेस्ट फॉर प्रिपरेशन यू कैन टेक द पेड मेंबरशिप ऑफ डेली बाइट्स, इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और बिलीव मी, एक चीज जो मैं कह सकता हूं कि इस पेड मेंबरशिप में जो हम करवाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपने उसका काम कर लिया ना, अगर आपको जितना मैंने काम बताया उसमें से आपने 70% भी कर लिया, तो बिलीव मी आईपीयू के टॉप कॉलेजेस आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। बाकी का ये प्लेलिस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी करके, आप डेली बाइट चैनल पर जाना, आईपी यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपीयू करके प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें डेली बाइट्स की मेंबरशिप डिटेल दिया हुआ है, कितने का पेमेंट करना है, किस तरह के मॉक टेस्ट पेपर देंगे, कैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि आईपीयू में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है जिसका आप सबको नॉलेज नहीं होता। आप लोगों ने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ रखा, वो बीएड में एडमिशन लेने के बाद बेसिकली हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। लेकिन सिंस अब आईपी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पहले से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना होगा। मेंबरशिप के डिटेल्स जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देख लेना। बाकी का कल को आप बीएड करने लगते हो, आपका एडमिशन हो जाता है कहीं भी टीचर एजुकेशन के किसी भी कोर्स में, आप फिर डेली बाइट्स पर आ सकते हो। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स आते हैं जिसमें आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन टॉपिक्स पर आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। Thank you and God bless you all. Have a nice day. This will be all for this video.